नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे हम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कार्य के बारे में, कार्य की डेफिनेशन, उसका मात्रक और विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। इसके अतिरिक्त आपने देखा यदि बल का घटक उसमें थीटा का मान अगर अलग हो तो किस तरह से उसका मान जो है वो परिवर्तित हो जाता है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपने इससे संबंधित देखे थे और गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में जो कार्य होता है उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं वो आपने देखा। W बराबर mgh बताया था। और कार्य एक अदिश राशि होती है, उसके यूनिट यानी मात्रक के बारे में आपने जाना। कार्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे जो अपना टॉपिक है वो है ऊर्जा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो अब हम ऊर्जा के बारे में देखेंगे और अंत में अपना जो आएगा टॉपिक वो है शक्ति। शक्ति और ऊर्जा और कार्य तीनों की मैंने इनिशियली जो डेफिनेशन होती है, जो प्रारंभिक इसकी परिभाषा होती है परिचित कराने के हिसाब से वो आपको बताई थी। तो उम्मीद है कि आपने उसको सुना होगा और समझा होगा। जो कुछ भी बताया जाता है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि समय जो है वो धीरे धीरे जा रहा है। जुलाई अगस्त बीत गए और सितंबर में भी जो है वो खुलने के चांसेस जो है स्कूल के वो कम ही है। इसीलिए आप के पास में ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप आराम से घर बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं भी ये स्कूल ओपन हो तो भी आप अपना काम अगर कंटिन्यू करते रहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एग्ज़ाम करवा लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप इस चक्कर में मत रहिए कि स्कूल्स खुलेगी तो उसके बाद ही हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। आप कंटिन्यू जितना बताया जाता है वो अच्छी तरह से क्लास अटेंड कीजिए। बिल्कुल जैसे आप क्लास में आके पढ़ते हैं हर रोज़, उसी तरह से इन सब चीज़ों को लीजिए तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो चैप्टर पे चलते हैं। अपना जो अब का टॉपिक है नया वो है ऊर्जा। एनर्जी आपने सुना होगा। ऊर्जा क्या कहते हैं इसको? एनर्जी। और ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिलती है हमें? भोजन से। सजीवों को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन ग्रहण करने से मिलेगी। और इसके अतिरिक्त जो निर्जीव है, जो मशीनें वगैरह होती है, उनको भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? उनको ऊर्जा मिलेगी फ्यूल से, ईंधन से। जैसे वाहन जो होते हैं, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, उसके अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह डालना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है, ईंधन डालना पड़ता है, तब जाके वो एनर्जेटिक होते हैं और अपना कार्य कर पाते हैं। तो सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा है क्या? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी मशीन के द्वारा या फिर किसी भी सजीव के द्वारा जो काम करने की क्षमता उसमें प्राप्त हो पाती है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और शक्ति के बारे में भी बताया था मैंने। कार्य करने की दर को, कोई व्यक्ति में कितने काम करने की क्षमता है वो तो उसकी ऊर्जा कहलाती है। और कोई व्यक्ति कितने समय में कितना कार्य कर सकता है दूसरे की तुलना में, वो कहलाती है शक्ति। तो शक्ति को भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। आगे अपना जो टॉपिक आएगा उसमें। अभी आप देखिए ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में आपने क्या सुन रखा है? और ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को ख़त्म किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। और
आपने ऊर्जाओं के विभिन्न रूपों के बारे में भी सुन रखा होगा, जैसे ऊष्मा ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय ऊर्जा होती है, इस तरह रासायनिक ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जाओं के विभिन्न स्वरूप है जो एक से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। तो एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है उसको, लेकिन ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आपने देखा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ये ऊर्जा संकट क्या है। जब ऊर्जा खत्म ही नहीं होती, नई से बनाया जा सकता है, तो जब ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो फिर हमें चिंतित होने की आवश्यकता क्या है, ऐसा आपने सुना होगा। तो इसका रीज़न ये है कि जब ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती है तो उसकी 100% दूसरे रूप में कन्वर्सन उसका नहीं होता, 100% दूसरे स्वरूप में वो बदलती नहीं है। उसका कुछ अंश जो है वो ऊष्मा के रूप में या फिर प्रकाश के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, क्षयित हो जाता है, जो किसी काम का नहीं है। तो अपने हाथ से तो निकल गई ना वो, भले ही वो टोटल जो कन्वर्सन होता है तो सबको मिला के जो उसका क्षय हुआ है उसको और प्लस जो कन्वर्सन हुआ है उसको मिला के तो वो 100% हो जाती है। लेकिन हमारे जो उपयोग में आती है हम तो उसी को मानेंगे ना। तो क्षय जो हो गया है प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, घर्षण के रूप में, उसको हम मानते नहीं और वो अपने लिए यूज़फुल भी नहीं है, उपयोगी भी नहीं है, वायुमंडल में ऐसे ही चला गया, इसीलिए वो काउंटेबल नहीं है। इसीलिए ऊर्जा के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है। तो ये ऊर्जा जो है इसके बारे में और आप क्या जानते हैं। ऊर्जा जो है वो हमें भोजन ग्रहण करने से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस खाद्य को खाने से मिलती है? वसा। समान मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट और वसा ले रहे हो तो सबसे ज़्यादा वसा आपको किससे मिलेगी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको किससे मिलेगी? वसा से। और कार्बोहाइड्रेट से हमें अपने भोजन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक लेते हैं। ये बायोलॉजी की बात है जो मैंने आपको संदर्भ के हिसाब से बताई है। अभी ऊर्जा की डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। और ये कैसी राशि है? कार्य और ऊर्जा दोनों इक्वल माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं कि जब आप किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वही कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप किसी ज़मीन पे पड़े पत्थर को उठा के h ऊंचाई तक ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो वो पत्थर जो है एक ऊर्जा संचित कर लेता है। हमने उसके ऊपर क्या किया? कार्य। और वो कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में परिणित हो गया। अब ऊर्जा उसमें संचित हो गई है। कार्य जो हमने किया उसका रूप है वो ऊर्जा। तो ऊर्जा कार्य का ही एक मापदंड है। इसीलिए जो मात्रक कार्य का होगा वही मात्रक ऊर्जा का भी होगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल। और कार्य एक कैसी राशि है? अदिश। अदिश और सदिश के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसमें केवल दिशा का बोध होता है। दिशा और परिमाण दोनों का बोध होता है। ऐसी भौतिक राशियाँ सदिश राशि कहलाती है। और ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता, अदिश राशि कहलाती है। तो बताइए ऊर्जा जो है वो किस तरह की राशि है? अदिश राशि। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है तथा यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश, जिसमें दिशा का बोध नहीं होता, केवल परिमाण का बोध होता है। इसके बाद में
ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया था आपको। तो कितने रूप इसके होते हैं? ऊर्जा के प्रकार कह लीजिए या फिर ऊर्जा के रूप कह लीजिए। सबसे इसमें पहले जो है वो हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा आपने देखा होगा हमारे घरों में जो पंखे होते हैं, तो पंखे जब चलते हैं तो कौन सी ऊर्जा ग्रहण करते हैं? वो विद्युत ऊर्जा। और वो विद्युत ऊर्जा बाद में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। पंखा घूमता है तो गतिज ऊर्जा देता है, और गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। गतिज के साथ साथ में स्थितिज ऊर्जा भी, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। गति, जैसे पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी में और तेज़ हवाएं चल रही है, तो तेज़ चलती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा। और इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बता सकते हैं हम, जैसे धनुष है, तीर कमान जो होता है उसमें हम कमान जो होता है उसको, उसके द्वारा तीर को छोड़ते हैं, तो पहले उसको पीछे की ओर खींचेंगे तो हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। वो कार्य उसमें कमान में किस रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और फिर जब उस तीर को छोड़ा जाता है तो फिर वो गतिज ऊर्जा में उस ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, जिसकी वजह से तीर आगे की ओर बढ़ता है। तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थितिज ऊर्जा। खिलौने वाली कार देखी होगी आपने, बच्चे जो चलाते हैं, तो उसमें चाबी होती है, चाबी को हम गोल गोल घुमाते हैं, उसमें 8, 10, 15, 20 चाबी हम भरते हैं, उसको राउंड घुमाते हैं, तो उसमें अंदर भीतर क्या होती है? कमानी होती है। जैसे जैसे हम चाबी घुमाते जाएंगे वैसे वैसे कमानी क्या होती चली जाएगी? नज़दीक आती चली जाएगी। इस कंडीशन में जब आ जाती है तो चाबी भर नहीं सकते, और फिर हम उसको चलाते हैं, छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, हमने सबसे पहले क्या किया? उसमें चाबी भरी, तो हमने क्या किया? कार्य। और कार्य के फलस्वरूप कमानी जो है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो गई? स्थितिज ऊर्जा। और वो स्थितिज ऊर्जा जो है वो जब गाड़ी चलेगी तो उसका रूपांतरण होगा। स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। जैसे जैसे चाबी घूमती जाती है, गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कमानी अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयत्न करती है। तो वो स्थितिज ऊर्जा जो है उसका कन्वर्सन हो रहा है, वो बदल रही है लगातार, किसमें? गतिज ऊर्जा में। और जब पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी तो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। ये जो है वो रूपांतरण का उदाहरण है। और गतिज प्लस स्थितिज दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यह है यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा। किसी वस्तु की गति, स्थिति अथवा दोनों के कारण, या तो गति के कारण या स्थिति के कारण या फिर दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। और इसके बाद में दूसरी जो आती है वो है ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा का मतलब होता है हीट। आपने देखा होगा हीटर में, निमज्जन छड़ में, और पंखे जब चलते हैं तो उस को जब हम छू के देखते हैं मोटर के नीचे वाले हिस्से से तो वो गर्म हो जाता है। ये क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। इसके अलावा आपने देखा होगा बल्ब में, विद्युत बल्ब जब चलता है तो कुछ समय पश्चात में वो गर्म हो जाता है ऊपर से, तो वो कौन सी ऊर्जा है? ऊष्मा ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो है उसका उसमें रूपांतरण हुआ है ऊष्मा ऊर्जा में।
तो ये ऊष्मा ऊर्जा एक्चुअल में है क्या, किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषा देंगे, वो देखिए। ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा, ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा। और उदाहरण इसका जैसे घर में आग की चिमनी, ये इसका उदाहरण है। ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई लोहे की छड़ होती है, उसको हम किसी ईंटें जो होती है 2-3 रख के, और उसके बीच में उस छड़ को वहाँ लगा दें, और उसका जो लास्ट वाला सिरा है उसके नीचे मोमबत्ती को रख के जलाएं, तो हम देखते हैं कुछ समय पश्चात जो है छड़, जो पहले उसका वो लास्ट वाला सिरा गर्म था छूने पे, अब धीरे धीरे जो है वो पूरी की पूरी छड़ जो है वो गर्म हो जाती है। तो ये उसमें जो ट्रांसफ़र हुआ है, ये जो गर्मी आई है उस सिरे से इस सिरे तक, तो वो किसके माध्यम से आई है? कणों के माध्यम से। ऊष्मा के कारण, मोमबत्ती से क्या मिली छड़ को? ऊष्मा। ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा, कोई भी पदार्थ होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, तो वो जो कण है पहले जिसके नीचे लौ जल रही है वो कण गर्म हुए, एकदम हीटेड हो गए, ऊष्मा पाकर वो गर्म हो गए, फिर उन्होंने अपनी ऊष्मा किसको दे दी? अपने पास वाले कणों को दे दी, और फिर वो भी जब ज़्यादा तप्त हो गए, गर्म हो गए, ऊष्मा से युक्त हो गए, तो अपने पास वाले कणों को उसने ऊष्मा ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि ऊष्मा का रूल होता है अधिक ऊष्मा वाले क्षेत्र से कम ऊष्मा वाले क्षेत्र की ओर ट्रांसफ़र होता रहता है उसका। तो इस तरह से ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे घर में आग की चिमनी, ये इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं? आपने देखा होगा, हम जो बैटरी लेके आते हैं या फिर सेल लेके आते हैं, सेलों का उपयोग कहाँ होता है? टॉर्च में होता है। इसके अलावा पहले जो रेडियो वगैरह यूज़ में लेते थे, आज भी लेते हैं कई जगहों पे, उसमें भी आता है। रेडियो पे जैसे आता है ना कार्यक्रम मन की बात, तो कई लोग सुनते हैं, आज भी वो शौक रखते हैं उसका सुनने का। रेडियो एफएम भी सुनते हैं लोग। तो रेडियो पहले जो आता था, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला आता है, पहले सेलों से चलने वाले रेडियो टेप रिकॉर्डर वगैरह आते थे। उसमें जिसका यूज़ होता है वो सेल होता है, सिंगल होता है, उसको सेल बोलेंगे, और अगर 2-3 काम में ले रहे हैं तो फिर वो बैटरी कहलाती है। जो दीवार घड़ी होती है अपनी, उसमें भी सेल काम आता है। रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें भी सेल का यूज़ किया जाता है। सेल जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो उसमें एक ऊर्जा संचित रहती है, वो ऊर्जा जो है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। और जब हम उसको किसी भी युक्ति में डाल देते हैं तो फिर वो रासायनिक ऊर्जा जो है वो अलग अलग रूपों में बदलती है। जैसे टॉर्च में उसका रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा में। टॉर्च में रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी? प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। उसी तरह से जैसे रेडियो जो है उसमें वो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। तो अलग अलग जो हम युक्तियाँ काम में लेते हैं उसमें अलग अलग रूपों में वो रासायनिक ऊर्जा बदल जाती है। इस तरह से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब सेल में दो तरह के पदार्थ होते हैं। NH4Cl और MnO2, ये दो पदार्थ होते हैं, आपस में रिएक्शन करेंगे और क्रिया करते जाएंगे और विद्युत ऊर्जा हमें मिलती चली जाएगी। जब ये पूरा का पूरा मटेरियल सेल के अंदर भरा हुआ है, समाप्त हो जाता है, तो फिर वो यूजलेस हो जाता है, क्योंकि ये शुष्क सेल का उदाहरण है, प्राथमिक सेल है। और प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? वे सेल जो वापस आवेशित नहीं किए जा सकते, जो एक बार उपयोग में आने के पश्चात में पुनः उसको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। तो इनमें जो सामग्री भरी होती है वो आपस में रिएक्शन करती रहती है और फिर उसको फेंक दिया जाता है। तो ये है इसकी खास बात ये होती है कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे बैटरी, कोयला, भोजन आदि। जैसे बैटरी, कोयला, भोजन आदि, इनमें ऊर्जा संचित होती है। बैटरी में ऊर्जा संचित होती है, कोयले में ऊर्जा संचित होती है और भोजन में भी ऊर्जा संचित होती है। तो वो किस रूप में संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में, और फिर उसका रूपांतरण होता है आवश्यकता के हिसाब से। इसके बाद में चौथी जो आती है वो है विद्युत ऊर्जा। आपने सुन रखा होगा विद्युत ऊर्जा के बारे में। हम अपने घरों में जो युक्तियां काम में लेते हैं, जैसे पंखे, टीवी, कूलर, फ्रीज वगैरह, तो ये सब जो है वो एक ऊर्जा से चलने वाले युक्तियां हैं, उपकरण है। तो कौन सी ऊर्जा उसमें काम में ली जाती है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। विद्युत आवेश, धनावेश और ऋणावेश, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आपने पढ़ रखा होगा पिछली क्लास में। एक परमाणु जो होता है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन उसके मोल कण जो है वो पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चार्जेस बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। विद्युत आवेशों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जैसे हम अपने घरों में जो युक्तियां काम में लेते हैं, घरेलू विद्युत युक्तियों की ऊर्जा, घरेलू विद्युत युक्तियों की ऊर्जा, ये चौथे प्रकार की ऊर्जा हो गई। फिर पांचवी है गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा किसे कहते हैं? आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रखा है। किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो कुछ समय पश्चात वापस लौट के नीचे आ जाती है। कम वेग से उसको फेंकेंगे तो वो ज़्यादा ऊंचे नहीं जाएगी,
कुछ कम ऊंचाई से नीचे आ जाती है और अधिक बल का प्रयोग करके अधिक वेग से जब उसको फेंका जाता है तो थोड़ा सा ऊंचा चली जाती है, लेकिन लौट के आएगी कहाँ, पृथ्वी पे। तो ऐसा किस वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, जो किसके द्वारा लगता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र के माध्यम से वो लगता है। और अलग अलग पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण का मान भी अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को ले लीजिए, उसका आकार चूँकि छोटा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी की तुलना में कम होगा, 1/6 होता है चंद्रमा का। और पृथ्वी चूँकि एक बड़ा पिंड है तो उसके गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा, इसीलिए प्रत्येक वस्तु जो है वो लौट के नीचे की ओर आती है। ऐसा किसने बताया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वीय ऊर्जा में क्या लिखेंगे हम, वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई गुरुत्वीय ऊर्जा की। और इसी ऊर्जा के कारण नदियों एवं झरनों का पानी ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण। और फिर इसमें आता है लास्ट जो है रूप, वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन के परिणाम स्वरूप नाभिकीय विखंडन एवं संलयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, एक तो आया है नाभिकीय विखंडन और एक आया नाभिकीय संलयन। मतलब क्या है इसका, नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि एक बड़ा नाभिक जो है वो टूट जाता है दो छोटे छोटे नाभिकों में, तो इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, यानी जुड़ना, विखंडन यानी टूटना। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। एटम बम जो होते हैं, परमाणु बम होते हैं, उसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। और सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो सूर्य और तारों से, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, तो सूर्य और तारों से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो नाभिकीय संलयन ऊर्जा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है। इसी तरह से परमाणु भट्टी भी होती है, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होते हैं, जहाँ पे विखंडन ऊर्जा जो है उसको सीमित रूप में काम में लेके और उससे फिर विद्युत का निर्माण किया
जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के रूप है, ये इनकी डेफिनेशंस है और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवा देते हैं आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। एक मशीन 40 केजी की वस्तु को, एक मशीन 40 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है तो 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये बुक का क्वेश्चन है। अभ्यास के जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट में अंक की क्वेश्चन, उसमें से है ये। तो इसमें क्या है देखिए, एक मशीन m जो मान दे रखे हो तो उसको लिखेंगे पहले, दिया गया है। इसमें m का मान कितना है, 40 केजी वस्तु का भार, और 10 मीटर ऊंचाई है। h का मान इसमें कितना है, 10 मीटर h का। और आपको पता है इसमें g का जो मान होता है वो हम लेते हैं 10 ms⁻²। और हमें इसमें कार्य की गणना करनी है, यानी w का मान इसमें ज्ञात करना है। तो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में जो कार्य का सूत्र होता है वो होता है mgh। अपने पास में मान है, m का 40 है, g का 10 है और h का भी 10 है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। m का मान 40, g का मान 10 और h का मान 10। तो कार्य की जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 100 से इसको गुणा करेंगे तो 4000 जूल। कार्य का मान कितना आ जाएगा, 4000 जूल आ जाएगा। और यदि इसमें क्या होता है, g जो होता है उसका एक्चुअल मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड की पावर -2। ये इसका एक्चुअल मान है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए g का मान जो है वो 10 ms⁻² लिख लेते हैं। तो अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान थोड़ा सा कम आएगा, और इससे कैलकुलेट करेंगे तो फिर इसका मान ये आएगा। पॉइंट्स में कुछ इसमें डिफरेंस रहेगा। तो इसके लिए g जो है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। g का मान 9.8 रखना है कि पूरा का पूरा 10 रखना है। एक्चुअल में 9.8 ही होता है, लेकिन हम नज़दीकी मान के हिसाब से ये 10 ले लेते हैं। तो ये आपको समझ आएगा। कार्य वाले क्वेश्चन हमने पहले भी आपको करवा रखे हैं, और आगे जो है ऊर्जाओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए अगली क्लास में मिलते हैं।